वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस ऑफ क्लास 10th और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट। अच्छा, ये सर्किट क्या होता है अभी हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे इसको। और देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर करने वाले कौन है? विलियम गिलबर्ट। वैसे इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बन चुका है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे अप्लायंसेस इसी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। और लोग जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना अब लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कई दिन, मान लीजिए कई दिन क्या, कुछ घंटे इलेक्ट्रिसिटी अगर सिटी के अंदर या शहर के अंदर या गांव के अंदर गायब हो जाए तो लोगों की हालत खराब होने लगती है। तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंसी इंसानों की बढ़ गई है और ये मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बन गया है। क्या बन गया है? मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट इज डिस्कवर्ड बाय विलियम गिलबर्ट। अगर हम बात करें कि ये इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड कहां से आया, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है इलेक्ट्रिक से। कहां से? इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो कि एक ग्रीक वर्ड से आया है। कहां से आया है? एक ग्रीक वर्ड से आया है। किससे? इलेक्ट्रॉन। और इसका मीनिंग होता है अंबर, जो कि एक ट्री एक्सट्रैक्ट है। क्योंकि इस दुनिया में जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज चल रही थी, सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने इसी अंबर में ही इलेक्ट्रिसिटी को मतलब प्रोड्यूस किया था या देखा था। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं डेवलप हुआ था तो वो यहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि इस अंबर जो ट्री एक्सट्रैक्ट, जैसे रबर ट्री से निकलता है, ऐसे कई सारी चीजें, ऐसे अंबर भी ट्री से निकलने वाला एक मतलब लिक्विड है, एक पदार्थ है। और जब उसकी एक रॉड बनती है, एक रॉड होती है रबर की जैसा, तो उसको रब करने पर, जब उसको रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है और वहीं से इसका नाम शुरू हुआ था। तो अब हम लोग फिर से वापस आते हैं, यहीं अपने टॉपिक पे कवर करते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत ही कम टाइम में। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी इज द कंसिस्ट ऑफ मोशन, इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। और इलेक्ट्रॉन एक सर्किट में मूव कर रहे होते हैं। मतलब एक सर्किट है और इस सर्किट में क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। और ये चार्ज पार्टिकल दो तरह के होते हैं। चार्ज पार्टिकल कितने होते हैं? दो तरह के। चार्ज पार्टिकल। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं निगेटिव और एक होते हैं पॉजिटिव। और ये चीज देने वाले जो साइंटिस्ट है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने ये चीज बताई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात बताई थी कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। अब देखिए, कोई भी जैसे चार्ज है, उसको मूव होने के लिए उसे पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। इसकी जरूरत होती है पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ये सब हम लोग अभी पीछे डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस ये है कि देखिए, चार्ज अपने आप नहीं मूव करता, उसको एनर्जी में डिफरेंस चाहिए। एनर्जी डिफरेंस की वजह से ही वो मूव करता है। और वो एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? बैटरी। तो बैटरी यहाँ पर किसका काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का। और इसीलिए फिर ये चार्ज यहाँ से घूमते हुए यहाँ फिर यहाँ चलते रहते हैं। तो इस सर्किट में जो घुमाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ सर्किट। और इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज पार्टिकल को, कोई भी चार्ज पार्टिकल को घुमाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल हम लोग रिवर का ले लेते हैं। रिवर हमेशा, या वाटर ही हमेशा, देखिए किस तरफ फ्लो होता है? हाई हाइट से लो हाइट की तरफ फ्लो होता है। देखिए, रिवर कहां से निकलती है? माउंटेन, हिमालय से या कोई अदर पहाड़ियों से ही निकलेगी। और क्योंकि वो ऊंचाई पर है, तो वहां से वो पानी धीरे धीरे लुढ़कता लुढ़कता कहां जाएगा? बे ऑफ बंगाल में, जो कि एकदम गड्ढे पे प्लेस पर है, खाई पर है।
तो हर दुनिया में हर एक नेचर अपनी एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और इसीलिए ये लोग भी मूव करते हैं ताकि इनकी एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमाइज। तो उम्मीद है कि आपको ये ठीक लग रहा होगा। आगे वीडियो में बने रहिए, देखिए। तो अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं क्या, कंडक्टर। what are conductor? तो conductors are those material which allow electric current to flow through it, या इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं, वो क्या है, कंडक्टर है। और दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। उनके बॉडी में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए वो जो है ना उनके, और जितने मेटल्स हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। देखिए, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट। नॉन मेटल में सिर्फ ग्रेफाइट है, नॉन मेटल में सिर्फ ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। अदरवाइज सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं। तो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं। तो देखिए, अब इंसुलेटर की बात है, तो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देते, वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। और इंसुलेटर में क्या रहता है कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। जितने नॉन मेटल हैं या उनसे बनी हुई चीजें हैं, वो सब के सब क्या है कि बैड कंडक्टर होती हैं, हीट की और लाइट की भी, इलेक्ट्रिसिटी की भी। और देखिए, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज ग्रेफाइट, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए। अच्छा, व्हाट इज ग्रेफाइट, आप लोग जानते होंगे कि ग्रेफाइट, देखिए, ग्रेफाइट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है। तो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। जैसे मास हर एक मैटर में होता है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी हर एक मैटर में होता है। यह इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और लाइक मास, तो लाइक मास, जैसे मास एक बेसिक प्रॉपर्टी है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि जब ग्लास की रॉड को, या आप लोगों ने बचपन में किया हो कि अपनी प्लास्टिक की पेन हो या स्केल हो या कॉम्ब हो, उसको हम हेयर से रब करते हैं और फिर छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कराते हैं, तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो छोटे छोटे पेपर के जो टुकड़े हैं इस पेन से चिपकने लगते हैं जब हम हेयर में रब करके ऐसा करते हैं। तो उस टाइम जो वजह होती है कि जब हम लोग यहाँ रब करते हैं तो इस पर क्या जाता है, चार्ज। और इस पर चार्ज आने की वजह से जब वो छोटे पेपर के पास पहुंचता है, पेपर्स के पास, तो उन पेपर्स में भी इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज आ जाता है, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो बिट्स ऑफ पेपर इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही फिनोमिना होता है, इसे चार्जिंग बाई इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब फ्रिक्शन करने से, रगड़ने से उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जिससे जो है ना चार्जेस डेवलप होते हैं। अब ऐसा ही कह रहे हैं कि जैसे ग्लास है, ग्लास रॉड को रब कर दें सिल्क क्लॉथ से, तो हम लोग क्या देखेंगे, इट एक्वायर द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पार्टिकल ऑफ पेपर। छोटे छोटे पेपर को अट्रैक्ट करने लगती है। एंड इट सेड टू हैव, इस पर इसे क्या कहा जाता है कि इसके पास क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं बाहर से नहीं आता, वो मैटर के अंदर पहले से है। आप लोग सब जानते हैं कि मैटर, जितना भी मैटर है, कौन, मैटर, तो वो मैटर किससे मिलकर बने हैं, मैटर एटम से मिलकर बने हैं। मैटर किससे मिलकर बने हैं, एटम। और एटम किससे मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे निगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये सब पढ़ा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए, ये दोनों तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बाहर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, तो उसी के निकलने का चांस ज्यादा है। इसीलिए वही जब हम लोग रब करते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को, या किन्हीं दो सब्सटेंसेस को आपस में, तो किसी एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पे चले जाते हैं, तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाना मतलब निगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात यही है।
मतलब जो ये चार्ज पॉजिटिव निगेटिव होता है इलेक्ट्रिक चार्ज में, देखिए ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग ये दो हैं, एक तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका निगेटिव का मतलब निगेटिव चार्ज में क्या रहता है, एफिशिएंसी। यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा हो जाता है, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। इसे कैपिटल सी से हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए सिंबल क्या कैपिटल सी लिखते हैं या स्मॉल में पूरा कूलम लिखेंगे, क्योंकि कूलम जो है ना साइंटिस्ट के नाम के ही ऊपर आया है। अच्छा, अब एक सवाल आपके मन में जरूर उठता होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन हम किसी एक ऑब्जेक्ट से, जैसे ये पेन है, इस पेन से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि इस पर एक कूलम का चार्ज आ जाए। तो देखिए उसके लिए जो है ना कहते हैं कि एक कूलम जो चार्ज आता है वो आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से या इतने इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो जो है एक कूलम के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, एक कूलम। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कूलम। और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन अक्वायर करेंगे, एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के बराबर है, आपको क्लियर है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब नेक्स्ट टर्म है हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कॉपर, आयरन या मेटल, कोई भी मेटल या नॉन मेटल में कौन, ग्रेफाइट। तो इस तरह उसी को फ्लो होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सिंबल आई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, आई सिंबल से हम लोग इसे शो करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, जहां पे क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और डिवाइडेड बाय ये क्या है, टाइम टेकन, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन हो गया। तो होप यू आर क्लियर। द डिवाइस दैट काज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ सेल। मतलब देखो एक डिवाइस है। अच्छा, हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस, एनर्जी लेवल का डिफरेंस चाहिए। तो वो एनर्जी लेवल का डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिक सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। वैसे ये इलेक्ट्रिक सेल बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, इलेक्ट्रिक सेल है ये इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है, इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये इसका काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो होप यू आर क्लियर। और बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट इन द सर्किट। देखिए इलेक्ट्रॉन से फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये अगर बैटरी लगी हुई है तो हम ये जानते हैं कि ये देखो इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इधर होती है जिधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज चलता है, या अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से कहां जाती है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट उल्टा जाता है। और अगर हम बात करें कि कौन मूव करता है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कौन मूव करते हैं एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी किधर चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होती है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ देखिए ये बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होकर के इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इधर से फ्लो होकर के इधर आ रही है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिधर मूव करेगा उसके जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगी।
क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव पार्टिकल की डायरेक्शन की तरफ होती है। ठीक है। हाउ कैन इलेक्ट्रिक करंट बी एक्सप्रेस्ड? तो इलेक्ट्रिक करंट आई कैन बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्यू अपॉन टी से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। और 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम पर 1 सेकेंड। देखिए यहाँ हम चाहे कैपिटल ए लिखें या स्मॉल में एम्पियर लिखेंगे। अगर हम कैपिटल में जैसे एम्पियर हमने लिख रखा है लिखेंगे तो ये साइंटिस्ट का नाम माना जाएगा, ना कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। हाउ वी कैन मेजर इलेक्ट्रिक करंट? अमीटर। अमीटर का जो सिंबल होता है, अमीटर का सिंबल ये इस तरह से रहता है। और अमीटर गैल्वेनोमीटर से मिलकर बनता है। किससे बनता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट, मेजर एंड डिटेक्ट स्मॉल करंट। तो ये बहुत ही छोटी करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और उसी से बनता है क्या? अमीटर। क्या बनता है उसी से? अमीटर। और उसी से वोल्ट मीटर भी बनता है, अभी वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो यूज होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करें, तो 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, या 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, देन करंट इज 1 एम्पियर। तब उसी को हम लोग करंट को क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव क्यों चार्ज यहाँ पर है? क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इसके चारों तरफ इसका ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों तरफ इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड अ इलेक्ट्रिक चार्ज within which the influence of this charge is felt by another charge। मतलब इसके अंदर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा तो उसको इसका इन्फ्लुएंस फील करना पड़ेगा, फील होगा। मतलब अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो उसको रिपेल करेगा। अब देखिए इस बाउंड्री के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको ये रिपेल करेगा, अगर कोई निगेटिव चार्ज आया तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये इन्फ्लुएंस इसको फील होगा। ठीक है। अब कह रहे हैं कि देखिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को ले आने में जितना वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज को ले आने में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लीजिए कि इसके इस पॉइंट ए पर, यह पॉइंट ए है और यहाँ पर एक इनफाइनाइट है, यहाँ पर इनफाइनाइट है जहां पर एक टेस्ट चार्ज है और इस टेस्ट चार्ज को उठा करके लाया गया कहां? इस पॉइंट ए पर। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें वर्क डन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए, हमें वर्क डन करना पड़ा। तो कहते हैं कि एट पॉइंट ए पोटेंशियल ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए डिवाइडेड बाई क्यू जीरो। मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन एट ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ऐसे अगर हम इस चार्ज को बी पॉइंट पर उठा लाएं, यहां पर बी पॉइंट है और यहां उठा लाएं, तो क्या होगा? वो पोटेंशियल एट पॉइंट बी। या मान लीजिए हमें ए और बी के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू जीरो। मतलब यूनिट कूलम चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो हम चाहे इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर लें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर लें, दोनों एक ही तरह से आएगा। और क्या फॉर्मूला होगा? वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? वोल्ट। और इसे वोल्ट मीटर से हम मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर कर सकते हैं? वोल्ट मीटर से। अगेन हम बता दें कि ये वोल्ट मीटर को भी हम लोग कैसे बनाते हैं? इसको भी हम लोग गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर में ही समथिंग ऐड करके बनाते हैं। जैसे अमीटर को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए अमीटर,
और वोल्ट मीटर किसके, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। इन दोनों का फॉर्मेशन किससे होता है, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर में ही कुछ चीजें ऐड करके बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज बनाया जाता है। तो होप यू आर क्लियर कि क्या होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि 1 वोल्ट कितने के इक्वल होता है, व्हाट इज 1 वोल्ट। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्टेज। और देखिए व्हाई इज पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चार्ज को कैरी कराता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। अभी हम लोग के घर में जो वायर आते हैं, बेसिकली जनरली 2 वायर्स आते हैं, एक है लाइव वायर और दूसरा है, देखिए हम लोग के घर में जो वायरिंग होती है उसमें 2 वायर हैं, एक तो हो गया लाइव वायर और एक हो गया न्यूट्रल। ये लाइव है, ये लाइव वायर है जो 220 वोल्ट पर होता है, कितने पर, 220। और ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर जो कि 0 वोल्ट पर होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिला कितने का, 220 वोल्ट का। और यही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, और वही इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के हमारे अप्लायंसेस को चलाते हैं। और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और उसी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ओनली व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा जहां से जहां फ्लो करना है तो नहीं होगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का ही केस देखिए, जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो मतलब वायर को, जो चाहे जितना भी वोल्टेज का वायर हो उसे पकड़ लेते हैं वोल्ट का, तो इनको कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी चिड़िया पे जो वायर्स गए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने वाले, उन पर बहुत सारी बर्ड्स बैठी रहती हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। तो वो सारा खेल किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 220 वोल्ट पर ही वही तार को पर बैठी है तो उनका भी पोटेंशियल हो गया 220। अगर वही उनका कनेक्शन ग्राउंड से हो जाए तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी और उस केस में उनको बहुत ही भयंकर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसीलिए इलेक्ट्रीशियंस जो है ना, न्यूट्रल चीजें, जो इंसुलेटर वाली चीजें हैं, जैसे रबर ग्लव्स हो गए, रबर सॉक्स हो गए, रबर शूज हो गए, इन सबको पहन करके तब वो लोग जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस को मतलब होल्ड करते हैं और उनसे काम करते हैं, दे वर्क विद देम। ओके, सो दीज आर द सेफ्टी। आगे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी। और ये सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, आई टोल्ड यू अर्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट करता है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर। और फिर करंट किधर जाती है, पॉजिटिव टू वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन, कह रहे हैं सेल के अंदर क्या होता रहता है, ऐसा क्या होता रहता है सेल के अंदर जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो सेल के अंदर होती रहती है केमिकल रिएक्शन। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। आज के टाइम पे तो सोलर सेल आ गए हैं जो लाइट एनर्जी को, सन की लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। अब क्योंकि एक सोलर सेल किसी काम का नहीं रहता, बहुत कम पोटेंशियल मिलता है उससे, इसीलिए कई सारे सोलर सेल को ज्वाइन करके बना दिया जाता है सोलर पैनल। और वो सोलर पैनल इतनी लाइट दे देता है कि इससे हम लोग अपनी एसी, फ्रिज, कूलर इन सब को भी चला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली ये क्या होता है, कंडक्टिंग पाथ होता है। क्या होता है ये, कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। और बेसिकली ये दो तरह का होता है। एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, ब्रोकन कंडक्टिंग पाथ। ये कैसा, ओपन सर्किट क्या होता है, ब्रोकन कंडक्टिंग पाथ। ये ओपन सर्किट क्या होता है, ब्रोकन कंडक्टिंग पाथ। और ये क्या होता है, अनब्रोकन
अनब्रोकन। तो अगर कोई पार्ट, जैसे ये देखिए ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट एलिमेंट क्या हो सकते हैं, इसमें एक सेल लगा रहेगा या बैटरी लगा रहेगा। सेल और बैटरी का काम तो आप जानते हैं कि इनका काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना, और ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। ये बल्ब है जो ग्लो करता है, तो यहाँ से लाइट वाइट निकलती है। और देखिए यहाँ पर है ये प्लग की, देखिए ये वायर यहाँ से जो है ना, ये प्लग की, देखिए ये प्लग की जो है ना, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक स्विच। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन एंड क्लोज कराने का काम करता है। क्या करता है, ओपन एंड क्लोज। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन एंड क्लोज कर सकता है। क्या कर सकता है, ओपन एंड क्लोज। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन एंड क्लोज कराने के लिए इलेक्ट्रिक स्विच या इलेक्ट्रिक की या प्लग की रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए ओपन की कैसे बनती है, ये बॉक्स बना दिया, बस ये इस तरह से वायर से जोड़ दिया तो ये ओपन की हो गई। अगर ये बॉक्स बना के और इसके अंदर एक डॉट रख देंगे तो ये क्या होगा, ये क्लोज की का सिंबल दिखाएगा, क्लोज की का सिंबल दिखाएगा। तो होप यू आर क्लियर। हाँ, और ये अमीटर है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का काम करेगा। ऐसे ही इसके बीच में पोटेंशियल वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसमें एक सेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, अमीटर है और प्लग की है। प्लग की आप फैमिलियर है ना, ये प्लग की ही है जो ओपन और क्लोज कराएगी। ओपन की के लिए देखिए कई सिंबल है। ये प्लग की जब ओपन होती है तो ओपन होती है या तो ऐसे हो सकती है या तो इस तरह से इसको बनाते हैं ये। और क्लोज वाले के लिए क्या क्या सिंबल रहते हैं, देखिए क्लोज प्लग की के लिए या तो इसको इस तरह से बनाते हैं, बॉक्स लगा के यहाँ ये बिंदी रख दिया तब ये क्लोज होगी, या फिर इस तरह से कर लिया कि ये और ये है और इन दोनों को टच करा दिया। तो अब ये क्या हो गई, क्लोज। और क्लोज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और हमारा अप्लायंस काम करेगा, मतलब ये बल्ब ग्लो होगा। अगर ये ओपन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा और इससे ये बल्ब नहीं चलेगा। सिंपल सी बात ये है। अब देखिए डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट्स, सिंबल्स फॉर कंपोनेंट ऑफ सर्किट। देखिए ये सेल का सिंबल ये है, बैटरी का सिंबल ये है। इन सिंबल्स को आपको याद रखना चाहिए। ये वायर का कनेक्शन है, ये दिखाता है कि यहाँ से वायर आपस में क्रॉस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वायर क्रॉस हो रहे हैं। इस तरह से क्रॉस करना ज्यादा अच्छा रहता है। और ये दिखाता है कि यहाँ पे वायर एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहे हैं। ये वायर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट। वायर एक दूसरे से यहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये प्लग की को दिखा रहा है, प्लग की इस तरह से भी हो सकती है। ये एक प्लग की इस तरह से भी हो सकती है। और ये देखिए ये प्लग की कनेक्टेड प्लग की है। तो देखिए प्लग की में देखिए बॉक्स ये बना है, ये ब्रैकेट बना है, इसके बीच में डॉट नहीं रखा है। यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर ये डॉट बना हुआ है। तो ये दो तरह से हम लोग प्लग की को देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये ओपन के लिए हो गया। अगर यहाँ डॉट रख दें तब ये क्लोज हो जाएगा। तो हो गया क्लियर कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग ये सिचुएशन डील कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब ये है, अगर यही बल्ब ग्लो करता रहेगा तो यहाँ हम लोग वायर्स दिखा देंगे। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, देखिए रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फिक्स रेजिस्टेंस, तो ये फिक्स रेजिस्टेंस का है। अगर रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, कम ज्यादा कर सकते हैं उसे, तो वो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए एक नाम और आता है रियोस्टेट। क्या नाम आता है इसके लिए, रियोस्टेट। क्या, रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, इसको इस तरह दिखाते हैं या फिर इस तरह दिखाते हैं। ये यहाँ पर एक नॉब होता है जिसको हम खिसका कर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए वोल्ट मीटर होता है, अमीटर होता है। देखिए वोल्ट मीटर के लिए, अमीटर के लिए ये सिंबल है, वोल्ट मीटर के लिए ये सिंबल है। आपने देखा ही है कि वोल्ट मीटर किसका काम करता है, पोटेंशियल को नापने का काम करता है। किसमें नापता है, वोल्ट में नापता है। 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है बताइए, 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, 1 जूल और 1 कूलम। ये 1 वोल्ट पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो 1 जूल पोटेंशियल, 1 जूल एनर्जी, 1 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में ले जाने में 1 जूल एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी 2 पॉइंट के बीच में इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम चार्ज को यहां से वहां ले जाने में 1 जूल एनर्जी लगती है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 1 वोल्ट। तो वो 1 वोल्ट होगा।
ठीक है। ऐसे ही आगे बात करते हैं वोल्ट मीटर की। देखिए वोल्ट मीटर इस डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, और हमेशा ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। देखिए वोल्ट मीटर अमीटर की बात कर लें, जैसे अमीटर है, जैसे कौन है अमीटर, एक होता है अमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। एक होता है वोल्ट मीटर, एक अमीटर। देखिए ये अमीटर जो है ना, जब भी यूज होगा सर्किट में तो ये सीरीज में यूज होगा। इसमें यूज होगा सीरीज में यूज होगा। सीरीज में यूज होने का मतलब ये है कि जैसे सर्किट बनी हुई है और सर्किट में उसी के लाइन के हिसाब से वो जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक सर्किट छोटी सी यहाँ बनाते हैं हम लोग। देखिए ये हमने बना दिया, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब बन गया। क्या बन गया? एक बल्ब। और इस बल्ब के साथ यहाँ पे देखिए एक बैटरी, एक सेल ले लिया, यहाँ एक की ले लिया और यहाँ एक की ले लिया। अब अमीटर अगर हमें जोड़ना है इसमें, तो इसमें अगर हमें अमीटर जोड़ना है तो यहीं कहीं रास्ते में, ये इसी के रास्ते में जो ये ओरिजिनल पाथ जा रहा है, उसी ओरिजिनल पाथ में इस अमीटर को जोड़ देंगे। तो ये होता है सीरीज। अगर हम बाय द वे यहाँ ना जोड़ें तब हम क्या करेंगे? अगर हम बाय द वे इसको ना जोड़ें, मान लीजिए पैरेलल पैटर्न क्या होता है, तो पैरेलल में ये रहता है कि देखिए ये बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया यहाँ कनेक्टेड, ये इस तरह से, इधर बैटरी, इधर सेल हो गया, इधर सेल हो गया, इधर की हो गई, और इसके बाद ये पूरा सर्किट कंप्लीट है। अब पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल के लिए ये वोल्ट मीटर जो है ना इस तरह से जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर कहीं पे भी जिसके अक्रॉस पोटेंशियल नापना है उसी के पैरेलल में जोड़ देते हैं। हमको बल्ब के अक्रॉस नापना था तो देखिए बल्ब के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर को जोड़ दिया। ऐसे ही मतलब इस तरह से ये वोल्ट मीटर जोड़ता है। तो ये हमेशा पैरेलल फैशन में जोड़ता है। ऐसे जोड़ता है पैरेलल, तो ये हमेशा पैरेलल फैशन में जोड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए ये सीरीज अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, वेरी लो। और यहां तक कि कहते हैं कि एक आइडियल एमीटर वो है, एक आइडियल एमीटर वो है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है, और एक वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर वो है जिसका रेजिस्टेंस वेरी हाई, और इवन इतना हाई होता है कि इनफाइनाइट होता है। इसका रेजिस्टेंस जो है क्या होता है? वेरी हाई होता है। और आइडियल वोल्ट मीटर के लिए क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो होप यू आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अमीटर की बात हो गई, वही सब चीजें जैसे हमने बताया कि लो रेजिस्टेंस होता है, जब कभी भी यूज होगा सीरीज में यूज होगा। और ये दोनों के दोनों ही किससे बने हैं? दोनों के दोनों ही बने हुए हैं गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डिटेक्ट स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब हम लोग का अगला टॉपिक आ गया है क्या? ओम्स लॉ। क्या है ये? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है हम लोग को? कि ओम्स लॉ कहता है कि इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, देखिए एकदम शॉर्ट में ओम्स लॉ को समझाते हैं। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है? इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन is constant, other physical condition of conductor will remains constant या is constant, then current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across the conductor। तो क्या है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। और इसी को हम लोग फिर लिख सकते हैं क्या? कि V प्रोपोर्शनल टू I एंड दैट इज V इक्वल टू IR। तो ये हमारा ये सिंबॉलिक या मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो होप यू आर क्लियर कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ सेज इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर विल रिमेन्स कांस्टेंट, then current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across the conductor। और
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और इसे फिर हम लोग V प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं, एंड दैट इज V इक्वल टू आई आर, वेयर R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहां पे R एक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस फॉर अ कंडक्टर गिवन कंडक्टर। और कंडक्टर चेंज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है कि अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ और इसकी मोटाई फिक्स है और इसका टेम्परेचर भी फिक्स है, तो फिर इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इसके लिए जो R है वो एक कांस्टेंट होगा, वो एक क्या रहेगा, एक फिक्स वैल्यू होगी इसके लिए। अदरवाइज अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगा, और अगर उसकी साइज लेंथ वगैरह बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगा। तो दैट्स इट, ओम्स लॉ। और मैथमेटिकली ओम्स लॉ को क्या कहते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, या इसी से हम लोग और रिलेट कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन R, या हम इसी को कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ओम्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म्स ये तीन बनते हैं, ये एक ही फॉर्मूला है, इसे तीन अलग अलग रूपों में हम लोग इसे लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ओम्स लॉ। अब हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, और देखिए यहाँ हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों चीजों को एक साथ पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। क्या चीज, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, और एक साइड हम लोग लिख लेते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकती है, वही क्या है, रेजिस्टेंस। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। और इसकी बात करें अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की, तो ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इसकी अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम, या इसी को हम लोग इस तरह से एक सिंबल से ओमेगा, जो कि ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, इसे हम लोग ओम कहते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, ओम, और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो है ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर। दोनों के लिए फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं। कहते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए तो एक तो फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन I, दूसरा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। जबकि रेजिस्टिविटी के लिए हम लोग सिर्फ ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, RA अपॉन L। देखिए रेजिस्टेंस जो है ना, सिर्फ चार चीजों पे डिपेंड करता है। कितने चीजों पे, चार चीजों पे। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चार चीजों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मोर द लेंथ मोर द रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली 1/a, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा, तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तार पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता जाएगा, और हाँ टेम्परेचर कम होता जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। और फोर्थ थिंग है जो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी ये डिपेंड करता है। जबकि ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी के लिए सिंबल ये यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है R, और रेजिस्टिविटी के लिए सिंबल क्या है रो। ये जो इस तरह का सिंबल आप देख रहे हैं इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, RHO, रो। ये ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है। ग्रीक अल्फाबेट का क्या है, एक लेटर है, जैसे ओमेगा एक ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, अल्फा पाई सब आप लोगों ने सीखा होगा, अल्फा बीटा गामा पाई, ये सब क्या है, ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स हैं। तो रोज रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। तो देखिए
अब यही चीज है, इसी को जो जो शॉर्ट में यहाँ चीजें बताई गई है, इसी को आगे हम लोग देखिए एक एक करके देखते हैं। देखिए SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए अगर हम लोग देखिए कि एक ओम क्या होता है, अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज 1 ओम, तो देखिए अगर अगर हम लोग ये कहें कि एक, देखिए एक ओम जो है ना रेजिस्टेंस जो है ना बिल्कुल भी पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता। ये एक ओम जो है ना रेजिस्टेंस वो है जो कि करंट को रोकने का काम करता है। क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू कितना होता है, R इज इक्वल टू होता है V अपान आई। R इक्वल टू V अपान आई होता है। तो अगर अगर V की वैल्यू 1 हो और I की भी वैल्यू 1 हो, तब रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम। मतलब अगर पोटेंशियल 1 हो और करंट भी 1 एम्पियर फ्लो करे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने पर किसी एक कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो, तो ये हम मानेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम। आगे बढ़ते हैं, तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या है आपको क्लियर होगा। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस अभी बताया गया था कि बेसिकली 4 फैक्टर हैं जिन पर ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक तो है लेंथ ऑफ द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर, मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। जितना वायर मोटा होगा उतना करंट को जाने में आसानी होगी, तो मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और जितना वायर पतला होगा उतना करंट को जाने में मुश्किल होगी, और उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, उसी के हिसाब से ज्यादा होगा। और देखिए नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए इसी को हम लोग फॉर्मुलाइज करते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया। और यहीं पर एक कांस्टेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए एक कांस्टेंट आ जाता है, जहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, और इसे रो लेटर से दिखाते हैं RHO, जिसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की मटेरियल की। देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जिससे कंडक्टर बना हुआ है उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है। और कंडक्टर लाइक मेटल एंड एलॉय हैव लो रेजिस्टिविटी, मतलब ये रेजिस्टिविटी लो किसकी होती है, कंडक्टर्स की, और इंसुलेटर की तो बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई। इंसुलेटर लाइक रबर ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी। और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी इनके बीच में होती है, मतलब ना बहुत कम होती है ना बहुत ज्यादा होती है, मॉडरेट होती है। सब्सटेंस विद लो रेजिस्टिविटी आर बेटर कंडक्टर, जिनकी रेजिस्टिविटी कम है वो गुड कंडक्टर होते हैं। अच्छा ये बताइए, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर होगा सिल्वर। सिल्वर मेटल जो है ना सबसे ज्यादा, मतलब सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद कौन आता है, कॉपर। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रजिस्टर इन सीरीज। देखिए रजिस्टर को हम लोग, एक रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में भी कर सकते हैं और पैरेलल में भी हम इनको जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ 3 रेजिस्टेंस हैं, यहाँ 3 रेजिस्टेंसेज हैं जो कि किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में। ये 3 रेजिस्टेंस किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में। अब अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें रहती हैं। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि यहाँ करंट की फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो जितनी भी करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, इसी रास्ते से जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर आई क्या होगी, कांस्टेंट। करंट क्या रहेगी, यहाँ पे आई कांस्टेंट होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में आई कांस्टेंट होती है, आई मतलब करंट सब जानते हैं। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, ये जो है ना चेंज होगा, ये डिफरेंट होगा सभी के लिए। ये क्या रहेगा, डिफरेंट। और ये देखिए ये चीज सभी के लिए क्या रहेगा, डिफरेंट। अब देखिए ये बैटरी जो यहाँ पे लगी है, इसने V पोटेंशियल मान लो सप्लाई किया, तो वो V पहले इसको गया V1 मिला, इसको V2, इसको V3, लेकिन ये V इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जितना पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है वो बैटरी ही सप्लाई कर रही है, और यही बैटरी जो है ना यहाँ पर जाती रहेगी।
यही इसको पोटेंशियल सप्लाई करेगी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखिए, अगर इस पूरे सिस्टम के लिए, इन तीनों के लिए हम लोग यहाँ पे एक नेट रेजिस्टेंस लाए जिसे हम नाम दें RS। क्या नाम दे दें? इन तीनों के इक्विवेलेंट, इन तीनों के बराबर एक नया रेजिस्टेंस RS ले लें, और वो RS जो है ना, वो RS ले लेंगे तो यहाँ नेट जो हम लोग V को कैसे लिख सकेंगे? V को लिख सकेंगे IR। V को लिख सकेंगे क्या? IR। ऐसे V1 को हम लोग कैसे लिख सकेंगे? I तो फिक्स है, I तो हर जगह चल रहा है, वही सेम टू सेम I है, लेकिन V1 बदल गया तो IR1। ऐसे V2 अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख पाएंगे? ये सब ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उससे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो I इंटू R2 लिख सकते हैं। ऐसे V3 को क्या लिख सकते हैं? I इंटू R3 लिख सकते हैं। अब यही सब वैल्यूज अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या मिलता है हमें? आइए देखते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू R। इसे हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू R। और इसे क्या लिख सकते हैं? I इंटू R1। इसे क्या लिख सकते हैं? I इंटू R2। इसे लिख सकते हैं I इंटू R3। I इंटू R3। और इन सब में देखिए I कांस्टेंट है, अगर यहाँ से I कॉमन ले लें या डिवाइड कर दें I से, तो ये सब का पूरा क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू इतना। तो तीन रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में है तो उनका नेट सीरीज का जो फॉर्मूला होगा वो इतना होगा। क्या होगा कि इनको डायरेक्टली हमें ऐड करना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ऐसे चाहे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे इसी तरह से हम इनको ऐड करेंगे। अब ये ध्यान में रखना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होती है। जो करंट यहाँ से निकलती है, जो भी करंट यहाँ से निकलेगी वही पूरे कंडक्टर में हर रेजिस्टेंस में फ्लो होते हुए आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है कि सारे कंडक्टर्स क्या रहते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक यहाँ से काम करना बंद कर दे तो बाकी सब भी काम करना बंद कर देंगे। तो उम्मीद है कि सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा और ऐसे आप इक्विवेलेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पोटेंशियल इतना होगा और रेजिस्टेंस सीरीज में ऐसे होगा। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सभी को कांस्टेंट होता है। सभी को मिलने वाला पोटेंशियल V क्या रहता है? कांस्टेंट। सभी को मिलने वाला पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। और करंट अलग अलग होती है, I डिफरेंट होती है। I डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ से करंट I निकली, ये करंट यहाँ भी I है और यहाँ भी I है, लेकिन जैसे यहाँ पहुंची तो यहाँ से इसको फ्लो होने के लिए एक रास्ता हो गया, यहाँ पे I1 गई, यहाँ I2 करंट गई और यहाँ से I3 गई, और वही I1 I2 I3 यहाँ से निकली और यहाँ से फिर I1 गई। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये सब के सब डायरेक्टली पोटेंशियल बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए इनका पोटेंशियल क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। तो इसका पोटेंशियल भी V है, इसका भी पोटेंशियल V है, इसका भी पोटेंशियल V है। अब अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिखेंगे तो क्या होगा? V, देखिए ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम लिखना चाहें तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ? I1 R1 ये लिख सकते हैं। V इक्वल टू I1 R1। या इस पूरे कंडक्टर को हम इसके इक्विवेलेंट कुछ लिखना चाहें तो क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उस इक्विवेलेंट को हम नाम दे सकते हैं RP। रेजिस्टेंस पैरेलल या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस। और अगर हम RP के टर्म में इस पूरे सर्किट को लिखना चाहें, इसके ओम्स लॉ लगाना चाहें, तो हम लिख सकते हैं कि ये V इज इक्वल टू IRP। और इस हिसाब से I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? I इक्वल टू बन जाएगा यहाँ V अपान R। I इक्वल टू क्या बन जाएगा? V अपान R P। V अपान R P। और ऐसे ही यहाँ पे I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? V अपान R1। ऐसे ही V इज इक्वल टू I2 R2 लिख सकते हैं, जिससे यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा I2 इज इक्वल टू V अपान R2। और ऐसे ही V इज इक्वल टू I3 इंटू R लिख सकते हैं। जब हम लोग थर्ड रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाएंगे तो उस केस में यहाँ I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान R3 लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से जितना करंट निकली है बैटरी से वही करंट यहाँ पर डिवाइड हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो I करंट है वही इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनकी वैल्यू जो ओम्स लॉ के हिसाब से हमने यहाँ निकाल रखा है वो वैल्यूज यहाँ पर ले आकर पुट करते हैं। तो देखिए, I के लिए हमने क्या वैल्यू निकाल रखा है कि V अपान RS।
V अपान आर टी, दैट इज सॉरी V आर टी। और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू I1 की वैल्यू क्या है, V अपान आर वन, V अपान आर वन, प्लस I2 की वैल्यू क्या है, V अपान आर टू, और I3 की वैल्यू क्या है, V अपान आर थ्री। अब अगर हम यहाँ V से सबको डिवाइड कर दें, V से हम सबको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 अपान आर पी इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। और एक बात ये जरूर जानते रहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट फ्लो करती है हर एक रेजिस्टेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कोई चेंज वेंज नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जब देखिए किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उस वायर में रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, वर्क डन, और वही वर्क डन जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, हीट एनर्जी में रिलीज होता है, वही इसीलिए वायर गर्म होने लगता है। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। अभी नीचे वो भी आएगा, आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। भाई इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में क्या वर्क डन का है करना पड़ता है, तो अभी बताया कि वर्क डन इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि रेजिस्टेंस इसको रोकने का काम करता है, तो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में हमें काम करना पड़ता है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। और वही वर्क क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू वी, जहाँ पे Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल। और हम लोग जानते हैं पहले शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान T, तो इस हिसाब से Q इक्वल टू आई टी, और Q इक्वल टू आई टी यहाँ रखते हैं तो यही बन जाता है VIT। तो W इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क या एनर्जी इज इक्वल टू VIT। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए ये पहला फॉर्मूला है, क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू VIT। इस W को हम लोग E से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज VI और T, ये हो गया। अब अगर इसमें हम ओम्स लॉ लगा दें, ओम्स लॉ लगा दें मतलब V की जगह IR रख दें, ओम्स लॉ का मतलब V इक्वल टू IR। अगर हम ओम्स लॉ की जगह IR रख दें, क्या रख दें, IR, V की जगह IR रख दें, तो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT, ये बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम अगर I की जगह V रख दें, V अपान I, अगर हम लोग इसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में I इज इक्वल टू V अपान R रख दें, तो यही इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपान I, V स्क्वायर अपान R। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, और इंटू टी भी यहाँ रहेगा। तो ये तीन फॉर्मूले इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए बनेंगे, है ना। एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो एसआई यूनिट है जूल, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। तो जूल इसके लिए जो है ना एसआई यूनिट है। वैसे एनर्जी की तो कई सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसके लिए हम लोग जूल यूज करेंगे, और किलोवाट आवर, अभी किलोवाट आवर को भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क या रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जिस रेट से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती रहती है या इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होती रहती है। तो बेसिकली ये पावर जो होता है, पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर इसे P लेटर से शो करते हैं, इससे शो करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग P लेटर से शो करते हैं। और ये जो P इलेक्ट्रिक पावर है वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम, या हीट अपॉन टाइम, या वर्क डन अपॉन टाइम, हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि एनर्जी, तो इस हिसाब से अगर हम लोग पावर निकालना चाहें तो पावर इज इक्वल टू, अभी हमने पावर का फॉर्मूला क्या देखा था कि वर्क डन या पावर, वर्क डन या एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास था कि I स्क्वायर आर टी। और अगर हम यहाँ पर रख दें एनर्जी का फॉर्मूला I स्क्वायर RT और डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस हिसाब से हमें पावर का फॉर्मूला क्या मिलेगा, I स्क्वायर R। और अगर इसमें हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, ओम्स लॉ, तो हमें पावर इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला मिलेगा I स्क्वायर R, दूसरा फॉर्मूला हमें मिलेगा
V इंटू आई, और तीसरा फॉर्मूला मिलेगा V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हम अगर इस तरह से ओम्स लॉ इसमें अप्लाई कर देंगे तो हमें पावर के लिए ये तीन फॉर्मूले मिलेंगे। और देखिए पावर की एसआई यूनिट की अगर बात करें तो देखिए पावर का मतलब अभी हमने देखा कि एनर्जी अपॉन टाइम था, एनर्जी का होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड, जूल पर सेकंड। तो पावर की जो एसआई यूनिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एसआई यूनिट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। और 1 जूल पर सेकंड को ही हम लोग 1 वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वॉट। इसे कैपिटल W से भी हम लोग इसे दिखाते हैं। तो एसआई यूनिट क्या है पावर की, 1 वॉट। क्या होती है, वॉट। इसी को जूल सेकंड भी कह सकते हैं, दोनों ही एसआई यूनिट है, लेकिन प्रॉपर कौन सा है, ये वॉट। ऐसे ही पावर की एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं हार्स पावर, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। और 1 हार्स पावर होती है 746 वॉट। किसी किसी बुक में यही 750 भी होता है, अप्रोक्सीमेट 750। तो 746, 745 या 750 वॉट होता है एक हार्स पावर में। ये सब किसकी यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक पावर। आगे हम लोग इसी में बढ़ते हैं। देखिए एक पावर का एक वॉट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वॉट। कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट हैज 1 वॉट ऑफ पावर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज अक्रॉस अ कंडक्टर एज अ पोटेंशियल 1 वोल्ट। मतलब अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल हो और 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराने में जितना मतलब पावर चाहिए एक एम्पियर के करंट को फ्लो कराने के लिए वो 1 वॉट है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। मतलब अगर कोई इंसान 1 जूल पर सेकेंड की रेट से वर्क कर सकता है, 1 जूल में 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क कर सकता है, या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर सकता है 1 सेकेंड में पर सेकेंड, तो उसकी पावर क्या होगी, 1 वॉट होगी। ऐसे किलो वाट भी होता है, क्या होता है, किलो वाट। 1 किलो वाट में होते हैं 1000 वाट। इसको भी हम लोग अभी यूज करेंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिसिटी बताया था स्टार्टिंग में ही कि इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बेसिक नीड बन चुकी है। मतलब हवा पानी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी को मतलब कॉमर्शियली यूनिट में बेचा जाता है। जिस यूनिट में बेचा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। क्या कहते हैं, KWH या किलोवाट आवर। क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर कितने के इक्वल होता है, इस बात को हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए अब जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो मीटर में जब रीडिंग देखने आते हैं तो वो किलोवाट आवर न कह करके वो क्या बोलते हैं, इसी को यूनिट, उसी को ये लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। उनके हिसाब से 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। उनका ये कहने का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट। तो कमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी खरीदी बेची जाती है किस रेट से, किलोवाट आवर के रेट से। 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी होती है, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो ये कहते हैं कि 1000 वाट का अगर कोई एक अप्लायंस 1 घंटे के लिए अगर चलेगा, 1 घंटे के लिए रन होगा, तो वो 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम करेगा। कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम करेगा। 1 किलोवाट आवर का मतलब है, देखो 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। और 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। इसको हम लोग अपने से भी लिख सकते हैं, जैसे 1 किलोवाट आवर तो लिख सकते हैं क्या, 1 किलोवाट में होते हैं 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, और इंटू 1 आवर में क्या होते हैं 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। और इस हिसाब से 100 और 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 2 जीरो यहाँ का, 3 जीरो यहाँ का, 5 जीरो इसके साथ लगेगा इतना, और वाट सेकेंड हो जाएगा। और इसी को अगर हम पावर नोटेशन में लिख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, तो ये होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 5 इसका और 1 इसका, तो 6 10 की पावर 6 वाट सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, जूल। वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल हो गया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये किलोवाट आवर क्या है, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। इसी में इलेक्ट्रिसिटी बेची जाती है और खरीदी भी जाती है। आगे बात करते हैं।
तो देखिए अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो वायर हीट होने लगता है। क्या होने लगता है? जैसे इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो ये वायर क्या होने लग रहा है? ये वायर हीट होने लग रहा है। ये वायर हीट होने लग रहा है। इस वायर के चारों तरफ हीट प्रोड्यूस होने लग रही है। ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि हमें वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन करना पड़ता है। किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है? अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। और वही हीट जो है ना रिलीज होती है वायर के चारों तरफ। और यही हीटिंग इफेक्ट का यूज करके कौन कौन सी डिवाइसेस बनी है? इसी का यूज करके इलेक्ट्रिक हीटर बना है। इलेक्ट्रिक हीटर, इसी का यूज करके इलेक्ट्रिक हीटर बना है। गीजर बना है, इसी का यूज करके इलेक्ट्रिक आयरन बनी है। टोस्टर बना है। तो ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इसका यूज करके इसी के यूज से बने हुए हैं। ठीक है। देखिए करंट जब भी फ्लो होती है वायर में तो हीट प्रोड्यूस होने लगती है और वो हीट कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कितना करंट फ्लो हुई है। देखिए अब इस पर स्टडी किसने किया है? जूल ने, जेम्स जूल। ठीक है, साइंटिस्ट जेम्स जूल। तो जेम्स जूल ने इस पर स्टडी करी एक्सपेरिमेंटली और उन्होंने बताया, कहा कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। और इन्होंने कहा हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, is directly proportional to resistance of the conductor, and heat produced in the conductor is directly proportional to time interval for which electric current flows, for which electric current flows। और इन्हीं तीनों इक्वेशन को इनको अगर कंबाइन किया जाए तो हीट प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा? हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट, जिसे हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टाइम्स आई स्क्वायर आर टी। या एसआई सिस्टम के लिए क्या देखा गया? एसआई सिस्टम के लिए के की वैल्यू क्या है? 1। तो इस हिसाब से हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम लोगों ने थ्योरेटिकली भी वर्क डन कंसेप्ट से भी ड्राइव किया था और यही फॉर्मूला सेम टू सेम कैसे आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो होप कि आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एकदम क्लियर हुआ होगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द कंडक्टर। मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितना ज्यादा टाइम के लिए फ्लो होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। हीट प्रोड्यूस के लिए इतनी सारी चीजें हैं। अब एक लास्ट चीज यहाँ पे हम लोग और एक देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक देखिए, एक तो होता है घर में जैसे वायरिंग होती है, हाउस होल्ड वायरिंग, वो तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है ये चीज हम लोग जरूर समझ लें। तो देखिए एक तो होता है सीरीज, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो भी रजिस्टर्स होते हैं, जो भी अप्लायंसेस होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ करके, जैसे ये पहला अप्लायंस जुड़ा, ये पहला अप्लायंस जुड़ा, फिर उसके बाद ये दूसरा अप्लायंस जुड़ा, फिर तीसरा अप्लायंस जुड़ा, और ये सब मिल करके फिर जाते हैं, कनेक्ट होते हैं सप्लाई से। तो इसमें क्या होता है कि सभी को बराबर बराबर पोटेंशियल नहीं मिलता, जितना भी पोटेंशियल रहता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर रेजिस्टेंस। इन टर्म्स ऑफ देयर रेजिस्टेंस मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसको उतना ही ज्यादा पोटेंशियल मिल जाता है, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसको पोटेंशियल कम मिलता है। तो यहाँ पोटेंशियल बंट जाता है, इसीलिए यहाँ पे अप्लायंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में सही से काम
नहीं करेंगे। और करंट यहाँ से जितना भी करंट निकले, देखिए पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ डिवाइड हो जाता है तो पोटेंशियल क्या रहता है, डिफरेंट। पोटेंशियल यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंट। और जितने जो यहाँ करंट है, यहाँ पे एक ही रास्ता है करंट को फ्लो होने के लिए, इसलिए करंट यहाँ पे क्या रहेगी, सभी में इक्वल रहेगी। करंट कैसी रहेगी, इक्वल। और ये कहेंगे कि ये अप्लायंसेस जो है ना, एक सब ये डिपेंडेंट रहेंगे। सारे अप्लायंसेस क्या रहेंगे, अप्लायंसेस डिपेंडेंट क्या रहेंगे, सारे अप्लायंसेस डिपेंडेंट। मतलब अगर एक कोई अप्लायंस खराब हो गया तो बाकी सब अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देंगे। और इसका मतलब ये भी है कि ये सारे अप्लायंसेस क्या होते हैं कि एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं और ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते, क्योंकि इनको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाता। और सीरीज में हम जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो भी ज्यादा होता है, मोर ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अप्लायंस करंट कम फ्लो होगी और फिर अप्लायंस सही से काम नहीं करेगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंसेस एक साथ सप्लाई से जाके जुड़ते हैं। सारे रेजिस्टेंस क्या हो गए, ये एक साथ हो गए और एक साथ होकर के गए किससे, सप्लाई से जुड़े। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें सब लोग सप्लाई से नहीं जुड़े थे, सिर्फ इस साइड जो है और इस साइड जो है, बाकी बीच वाले सप्लाई का वो ही नहीं देखे। यहाँ क्या है, सबके सब लोग सप्लाई से जुड़े हैं, पावर हाउस से जुड़े हैं। यही तो ये पावर हाउस है सर्किट का। तो इस तरह से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल सबका सेम रहता है, V क्या रहेगा यहाँ सेम, और I डिफरेंट रहेगी। I क्या रहेगी इसमें, डिफरेंट। I की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट रहेगी। और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी अप्लायंसेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। कैसे रहते हैं, इंडिपेंडेंट। ये सबके सब क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। आई यहाँ पे कैसे रहेगी, इंडिपेंडेंट। और मतलब ये सारे अप्लायंसेस इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब कोई अप्लायंस अगर खराब हो गया तो बाकी सारे अप्लायंस अपना काम करते रहेंगे, प्रॉपरली करते रहेंगे। अब देखिए RS सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होता है, जो देखिए तीन रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं तो इसमें जो सबसे मिनिमम है उससे भी कम आता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो होता है, वेरी लो, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस वो बहुत कम होता है, जबकि यहाँ नेट रेजिस्टेंस हाई होता है। क्योंकि R सीरीज का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा, कम, और यहाँ पर ज्यादा रहेगा, वहां कम रहेगा। इससे यहाँ करंट का, देखिए हम ये भी जानते हैं कि जो करंट होती है, देखिए V इक्वल टू I/R होता है, या I इज इक्वल टू V/R होता है। और I प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। मतलब कहने का ये है कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम फ्लो होगी। अब यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट अपने आप कम फ्लो होगी, मतलब अप्लायंस सही से काम करेगा नहीं। और यहाँ रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब करंट ज्यादा फ्लो होगी तो अप्लायंस सही से काम करेगा। इसीलिए इन सब में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो होप यू आर क्लियर अबाउट इट। तो इस तरह से पूरा वीडियो को कंप्लीटली देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।